हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं हेमांग पंडित और आज हम एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट करेंगे लवीना पहूजा जी के साथ और जानेंगे उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस और फेलियर्स किए जिनसे उन्हें सक्सेस हासिल हुई। हेलो जी लवीना जी। हाय हिमांक सर। हम जानना चाहेंगे बिफोर वी गो टू योर बिजनेस पार्ट कि आपकी लाइफ पहले कैसी थी, आपके फैमिली में बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें जो आप, मुझे पता है बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग है, जो मैं जानना हम्म, चाहूँगा। ज़रा हम्म। बताइए उसके बारे में, पहले कैसा था। हिमांक सर, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो 2012 में मैंने एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू की। 15 साल मैं एज ए हाउसवाइफ रही और 2012 में मेरे अंदर जो एक सेल्फ वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके वो था कि मुझे चाहिए, तो उसको लेके मैंने एंटरप्रेन्योर बनना चूज़ किया। और उससे पहले जो मेरी लाइफ थी सर, मुझे ऐसा लगता था कि शादी के बाद मैं अपनी सारी विशेज़ पूरी कर पाऊँगी, पर कहीं न कहीं हाउसवाइफ बन के वो नहीं हो पा रहा था। तो आपकी मेरी इतने विशेज़ जल्दी हो गई शादी या सर जल्दी नॉर्मल थी? पेरेंट्स के हिसाब से तो राइट टाइम था, पर मेरे हिसाब से मुझे बहुत कुछ करना था शादी से पहले। तो आपके जो भी ड्रीम्स थे वो सब आपने वो सोचा, सारे के सारे बीच में ही रह गए। स्टडी फिर कंप्लीट सोचा कर शादी के बाद करूँ? शादी के बाद करूँगी। तो स्टडीज भी पूरी नहीं कर पाए? स्टडी कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट ओके। की है, पर ड्रीम्स पूरे करने का टाइम नहीं मिला। तो शादी के बाद लग रहा था कि ज़िंदगी रुक गई है, अब कुछ नहीं होने वाला। पर 2012 में जब मुझे लगा कि मुझे कुछ कर सकती हूँ, मुझे एक कॉन्फिडेंस सा दिया गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं तो कोशिश तो करूँ। तो सर मैं हमेशा बोलती हूँ कोशिश करने वाले कभी पीछे नहीं रहते, तो मैंने कोशिश स्टार्ट की और जिसका नतीजा आज है कि मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। लेकिन बिफोर गोइंग देयर, मैं जानना चाहूँगा, मुझे पता है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया था हुँ। कि आप जैसे रोड क्रॉस करने के बारे में भी सोचते थे, इतना कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया था। तो वो एक मेंटल स्टेट के बारे में बताइए, और एक स्मार्ट लेडी जो ग्रेजुएशन करके बड़े बड़े ख्वाब रखती है, ऐसा क्या हो जाता है शादी के बाद कि आपकी लाइफ में इतना आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि आप एक रोड क्रॉस करने के बारे में सोचते हैं? तो क्या ऐसा ये कैसे होता है, ये क्या होता है? सर ये मेरा बड़ा इमोशनल पार्ट है और इमोशनल जर्नी है। बताइए। मैं अपने पेरेंट्स की मतलब लगाओ कि बड़ी डॉटर हूँ और मतलब कभी रोक टोक नहीं हुई। और शादी के बाद सर, हाँ, सबको पता है कि शादी के बाद वो चीजें नहीं मिलती जो आपको अपने घर में फ्रीडम मिलती है। हम्म। पता नहीं आज कैसे होगा, मेरे टाइम में ऐसा था। जिस घर में मेरी शादी हुई वहां पे जॉइंट फैमिली थी, मैं जॉइंट फैमिली में कभी रही नहीं। वहां पे पहले दिन से बताया गया कि लाउड नहीं बोलना, धीरे चलना है और घर से बाहर नहीं निकलना, घर पे ही रहना है। ये मैं ऐसी थी नहीं। सर मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ शुरू से, पर वो हर चीज़ में टोक-टोक के मेरा कॉन्फिडेंस, कोई भी काम करने लगती थी तो आप सही नहीं कर सकते हो, सही नहीं आता है। जबकि ड्रीमर थी, इंडिपेंडेंट थी, खुद अर्न कर रही थी, इतने सालों से कमा रही थी। पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस डाउन होता गया और रात को सोती थी तो नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी क्या यही थी, खत्म होगी मेरी। और क्या वो डिससेटिस्फैक्शन था जिसने आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डाउन कर दिया, कि आपको कुछ बनना था और आपके आपका कैसे कहते हैं कि आपको उड़ना था और आपके पंख काट दिए गए? बिल्कुल राइट सर, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिली। सर मैंने अगर एंटरप्रेन्योर बनना सोचा तो उसमें अभी भी मैं आपसे बात कर रही थी रिकॉग्नाइजेशन। मुझे हमेशा रहता था कि कुछ अच्छा करो तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिशिएशन तो हाउसवाइफ के पास होता ही नहीं सर। उसको हर वक्त करेक्शंस की जाती है उसकी, करेक्ट करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। अभी भी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट गोज टू फैमिली, कुछ गलत हो जाता है तो सारा ब्लेम अरे जो बाप रे। हाउसवाइफ होती है उस पे आता है। खाना जितना मर्जी अच्छा बना होता था पर उसमें भी कमी निकल जाती है सर। पता नहीं क्यों ऐसा ये कल्चर है, मुझे नहीं समझ में आता कि पर है ये कि हाउसवाइफ की वैल्यू नहीं होती। लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, आपके बड़े बड़े ख्वाब थे, हुँ, आप खुद का कुछ करना चाहते थे। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर थे। तो हम जब हमारे बेटियों की शादी कराते हैं, हुँ, हम ये क्यों नहीं देखा गया कि आपके वैसे ही कोई हस्बैंड के साथ या वैसे ही कोई लड़के के साथ शादी की जाए, या वैसे ही कोई फैमिली के साथ की जाए जहाँ पे आपको वही फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिले, ना कि एक जॉइंट फैमिली में जहाँ पे सब जगह रोक टोक की जाए और आपका कॉन्फिडेंस आए? क्या ये देखना जरूरी नहीं होता है?
सर मेरे को लगता है कि ये मेरी जो मैरिज थी वो 1997 में हुई। उस टाइम होती होंगी फैमिली जो बच्चों के लिए इनके बारे में सोचती हैं, पर मेरे मदर फादर के पास मतलब हम 3 सिस्टर हैं अच्छा, और 1 रिसोर्सेज ब्रदर नहीं है। थे। रिसोर्सेज नहीं थे कि वो कि ऐसा करे कि सब बच्चों की शादी एक साथ। और सर कुछ ना हमारी फैमिलीज होती हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं सर, वो जब कहते हैं ना कि लड़की बड़ी बाद में होती है, लोगों को पहले पता लग जाता है, तो वो अच्छा, वाला मैटर था। सबने आके कहना आपकी अरे बेटी बड़ी शादी हो नहीं गई होगी है, अभी। इसकी शादी करेगा, एक की शादी करेगा तो 2 साल के गैप है, फिर कुछ पैसे जोड़ेगा तो दूसरी की करेगा। और मैं मना भी किया तो भी इमोशनल, हम इंडियंस जो है वो सर ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो वो इमोशंस में आके फिर हमें डिसीजन लेना पड़ता है सर। क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स के शायद हम बाहर हैं तो उनका बोझ कम हो जाएगा, तो चलो हम कर लेते हैं, तो जो सपने बाद में पूरे कर लेंगे, पहले नहीं तो आई थिंक ऐसा। ये सबसे ज़्यादा ये जो हमारे आसपास के लोग हैं या जो रिलेटिव्स हैं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए या उनकी बातें ना सुननी पड़े इसलिए किया जाता है। मुझे ऐसे लगता है हमारे पेरेंट्स इसलिए प्रेशर में आ जाते हैं कि वो सिस्टम एक अजीब सा है वहाँ पे पूरा। सर इतना नेगेटिव वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे लड़कियों को लेके क्या चलता है कि हाथ से निकल जाएगी, हम्म। अगर टाइम पे नहीं करेगा तो, है ना? ये ना हो क्या अपनी मर्ज़ी से कर ले। तो इस चीज़ को पहले सही नहीं माना जाता था। तो उस डर की वज़ह से, क्योंकि सर किसी भी इंसान को, अच्छे इंसान के आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट डाल दोगे, तो वो पॉज़िटिव सोच ही नहीं पाएगा। ट्रू। तो जो आस-पास के लोग होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स कि खुद से कर लेगी, लड़कियाँ हैं, हम्म। तो इनको आप सही टाइम पे अपने घर भेज दो, इज़्ज़त बनी रहती है। इज़्ज़त इज़्ज़त का सर मेरे को लगता है कि वो डरावा बहुत देके ज़्यादा वो लड़कियों को फिर एक करना पड़ता फियर क्रिएट किया जाता है है। बिल्कुल सर। जिससे ये पूरा होता हाँ, है। अदरवाइज़ पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि, क्योंकि वो इतने अटैच होते हैं अपने बच्चों से कि उसकी शादी भी करनी है। वो आस-पास का माहौल उनको माइंड में वो डर डाल देता है, जिसकी वज़ह से फिर वो डर बच्चों में डाला जाता है। फिर वो बच्चे पेरेंट्स के इमोशंस को देखते हुए फिर मेरे को फिर ये मान लगता है। लेते हैं। लड़कियों के साथ मोस्टली पहले तो यही होता था, आज का टाइम, आज अगर मेरी डॉटर है सर, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। एब्सोल्युटली। आज मैं ऐसा नहीं सोचती। तो कितने शादी के बाद कितने साल तक आप वो माइंड सेट में रहे और कितने लो तक आपका कॉन्फिडेंस चले गया था कि मतलब रोड क्रॉस ना करना इतना, मतलब वो मैं सुन के ही काफी शॉक हो गया। हुँ। कितना कॉन्फिडेंस लगता है रोड क्रॉस करने में, मतलब ऐसा सर मेरे को ल इतना क्या हो गया? सर मेरे को लगता है कि 7-8 साल मैंने एडजस्टमेंट पूरी अपने से, क्योंकि कोई भी मेरा रिलेटिव ये सोच नहीं सकता था कि मैं इतनी एडजस्टमेंट भी कर सकती हूँ। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले, पर पता नहीं कैसे हर वक़्त टोक-टोक के कुछ ना कुछ हर बात मेरे ऊपर डाल-डाल के सर मैं ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी। वो मेरा फेस ऐसा था सर कि मुझे नहीं लगता था कि मैं अब वापस कभी ठीक हो भी पाऊँगी। सर आज अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है, फैमिली का भी कहूँगी। विल पावर सर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान को, और वो विल पावर आई कहाँ से, जब मैं एंटरप्रेन्योर बनी, वहाँ जो मैं ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की, उस ट्रेनिंग में बोला जाता था कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब बच्चे को भी पीठ पे हाथ रख के बोला जाता है ना, तू कर सकता है। हाँ, सर वो जो फ़ियर था, उसको बिलीव और कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को वापस दिया गया। फिर मैं फाइटर वाली सिचुएशन में आई और फिर मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अदरवाइज़ सर मैं डिप्रेशन में डिप्रेस लेडी थी। सर मुझे होश नहीं था। मुझे जून के महीने में भी सर बड़ी-बड़ी रज़ाइयाँ, बिस्तरे डाले जाते थे, अच्छा। डिप्रेशन में इतनी ज़्यादा। और मैं सर इतनी बच्चे की तरह हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि सर एक इंसान डिप्रेशन मतलब डीप में सोचते रहना अपने बारे में। मेरे को कभी नहीं मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ़ में सर मेरा घूमना-फिरना शादी से पहले मैंने कुछ नहीं, मैं कभी फ्रेंड्स के साथ जैसे कॉलेज टाइम में या स्कूल से टाइम में बच्चे एन्जॉय करते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा ड्रीम था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगी। पर वो जब शादी हुई और ऐसे माहौल मिलता है ना सर, पता नहीं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, पर मेरा मैसेज है आपके ज़रिए उन लेडीज़ को जो भी अपनी लाइफ में कुछ सोच के आए थे वो नहीं हो रहा, तो आपको एक विल पावर इकट्ठी करनी है और आपको एक ऐसी कम्युनिटी को जॉइन करना है, जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे सके ट्रू। कि आप कर सकते हो सर। वो मेरे साथ हुआ सर। 35 की एज में मैंने एंटरप्रेन्योर बनना स्टार्ट किया था कि मेरे को कुछ सीखना है, और सर उसके लिए मैंने ये नहीं देखा इंडिया या इंटरनेशनल। फिर मैंने जो अर्न किया वो मैंने अपनी एजुकेशन पे लगाया, और सर आज 12 साल हुए हैं मुझे, और आज आपको भी पता है और मैं भी प्राउड फील करती हूँ अपने आप पे कि एक हाउसवाइफ आज प्राउड मदर तो है ही है सर। आज प्राउड मेरे को, जैसे मैं आपको मेंटोर मानती हूँ, बड़े सारे लोग मेरे को बहुत सारे मेंटोर लोग। मानते हैं सर। ये
माता रानी का तो है ही है, पर एक बहुत बड़ा सर सिस्टम का जो मेरे को मिला उसका। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यस। तो हम अगली बात करेंगे कि ये सिचुएशन से आप एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आए, और जब आपने वो डिसाइड किया क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, क्या क्या नेगेटिविटी आपको सुननी पड़ी। आई एम श्योर बहुत सारा रेजिस्टेंस आया होगा आपके आसपास, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप आए और क्या क्या चैलेंजेस आए। सर पहले तो जब मैंने एंटरप्रेन्योर बनने का डिसाइड किया तो पहला चैलेंज तो घर से ही आता है, क्योंकि एक्चुअली सर एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं खुद से तो सर कोई बिजनेस में इतना नहीं, ना मेरे पास अर्निंग थी, ना मेरे पास सर ऐसा कुछ माइंड था कि मैं कुछ ऐसी चीज क्रिएट करूँ तो खुद के काम को एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आऊँ। तो मुझे जो कम जैसे मैं अभी कंपनी में काम कर रही हूँ और वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मुझे जब उसके बारे में पता लगा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ज्वाइन करती हूँ। तो सबसे पहला चैलेंज फैमिली से आया, क्योंकि सर जब अब कंपनी का नाम आता है, वेलनेस इंडस्ट्रीज का नाम आता है, या जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ें दिखाई जा रही है, सर वो होगा तो बाद में, पर पहले दिखाया तो जाता है ना। तो सर उसमें लोग बिलीव कम करते हैं, बिलीव सिस्टम। सर मैं हमेशा जो मैं लोगों को अपने गाइड करती हूँ, मैं ये ज़रूर बोलती हूँ, परमात्मा को नहीं देखा, पर फिर भी हम जब आंखें बंद करते हैं और कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं तो बिलीव आ जाता है। तो सर बिलीव बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो सबसे पहला चैलेंज मेरे घर से ही आया, मेरी फैमिली से आया। फिर हमारे आस-पास जो आस-पास के नियर नेबर्स होते हैं, सर वो कोई ना कोई छोटी-मोटी बातें आपके निकलना, जब आप तैयार होके कभी निकले नहीं, फिर निकल रहे हो, डेली निकल रहे हो, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें पहले आनी शुरू हुई। फिर फैमिली से, क्योंकि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ा। और टाइम कुछ टाइम मेरे को बच्चों को भी टाइम कम दिया है सर, कुछ साल, ज़्यादा नहीं कहूँगी, अगर मैं बोलूँ पूरी लाइफ में से मैंने 3-4 साल ही सिर्फ़ अपनी फैमिली का टाइम कम करके और एक सेटल कर ली लाइफ़ को, और उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ें फैमिली को सारी दे दी, जो मैं दे सकती थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइम कोई ज़्यादा क्योंकि था, हम वो हमारे बच्चों के लिए और फैमिली के लिए ही फैमिली कर के रहे लिए हैं। ही कर रहे हैं। लेकिन आप बाहर जाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे, बिजनेस बिल्कुल, करोगे कैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और चैलेंज तो सर सब जगह से आते हैं। मेरे को आज भी याद है जब मैं थोड़ा-सा सक्सेस हो गई, तो उसी मेरे नेबर में से एक नेबर ने मेरे को आके एक चीज़ बड़ी बोली। मुझे पता था सब कैसे बात करते हैं हमारे बारे में। तो कहते हैं कि हमने तेरे बारे में बहुत बातें की, और आज हमें वो फ़ील होता है, शर्म आती है, पर हमें प्राउड भी फ़ील होता है। हमें ऐसा लगता है कोई सेलिब्रिटी हमारे एरिया में रहता है। पर बातें तो होती हैं सर, बातें होती हैं, लोग, और बातें भी ऐसी होती हैं जो आपको सुन के ऐसा लगेगा कि ये कैसे लोग हैं, हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि सर जब एंटरप्रेन्योर बनती हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, एक हाउसवाइफ़ हूँ। एक हाउसवाइफ़ ना सर, एक मैं किसी की एक्टिवा पे भी नहीं बैठती थी कि लोग क्या कहेंगे कि किसी ऐसे अलग या इंसान के साथ एक्टिवा पे बैठ के जा रही है। जब मैं एंटरप्रेन्योर बनी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता था। फिर मैंने गाड़ी चलानी सीखी, फ़ोन, सर आज मैं इतने बड़े-बड़े इवेंट खुद ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। पर जब मैं गाड़ी भी चला के जाती थी तो हो सकता है उस गाड़ी में मेरे साथ कुछ मेल भी जाते हो बिज़नेस देखने के लिए। तो सर ऐसे बड़ी सारी बातें होती थी। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके, क्योंकि सर छोटी सोच वाले लोग छोटी तरह की बातें करेंगे और बड़ी कामयाबी वाले बड़ी सोच वाली बातें करेंगे। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेडीज़ को करनी पड़ती हैं बहुत। लेकिन ये बहुत ही अजीब जो है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि औरतें ही औरतों के बारे में बुरा बातें करती हैं ज़्यादा, और वो क्यों करती हैं मुझे समझ नहीं आता। जब कोई लेडी डिप्रेशन में है और इतनी उनको पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इतने सालों तक, और आज वो कुछ नया करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही है और अपने आप को बेहतर उसकी फैमिली के लिए कर रही है, उनको एनकरेज करने की जगह ऐसी-ऐसी बातें बोली जाती है, इतना डिस्करेज किया जाता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं उनको शायद एक डर भी होता है कि सच में ये सक्सेसफुल हो गई तो मेरी बातें कौन सुनेगा? मतलब मैं जो ये सब बोल रही हूँ वो क्या होगा? क्योंकि मैं कुछ तो कर नहीं रही हूँ, शायद वैसा ही कुछ होगा। हुँ। मुझे भी सर पहले तो ये समझ में नहीं आया काफ़ी टाइम तो, क्योंकि अगर हम किसी से बात करते हैं, मेरे को भी लगता था ये जेलस भी हो सकता है। या लोगों के कोई ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, या कुछ लोग ऐसे काम करते भी होंगे। पर मुझे लगता है कि सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हर पर्सन वैसा नहीं होता। आज हर किसी को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, हुँ। वो कैसे ग्रैब करके कैसे आगे बढ़ता है, हर पर्सन अपनी सर मार्केट वैल्यू खुद यस, क्रिएट करता है। एब्सोल्युटली। तो अगर आप देख रहे हो कि एक एक ऐसी फैमिली से उठ के एक लेडी कामयाब हो रही है, तो उसको, जैसे आप उसको देख रहे हो कि वो, उसका बॉडी लैंग्वेज है, कैसे वो चेंज हो रही है, कैसे वो स्ट्रगल कर रही है। सर आज अगर
मेरे शहर में मेरे बारे में बात की जाती है तो ये जरूर बोला जाता है कि इस लेडी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। पर पहले स्टार्टिंग में वो हार्ड वर्क नहीं दिखा और बातें हुई, मैं इसको टॉर्चर बोलूंगी सर। अगर मैं घर में बैठी होती और वो टॉर्चर मेरे को कभी किसी बात पे सुनना पड़ता तो मैं डिप्रेशन में मैं डेड हो गई होती। पर ये था कि मेरे पास इतना सपोर्ट सिस्टम था कि वो टॉर्चर भी मुझे टॉर्चर नहीं लगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में जाके पहले ही बोल दिया जाता था कि बातें तो होंगी, सुनना पड़ेगा। जैसे आज हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे लोग, वो उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमें बातें तो सुनने को मिलेंगी मिलेंगी। अगर आप उनको डिप्रेशन में लेके जाना है तो ले जाओ सोच सोच के, या उसका काम करके जवाब देना है तो वो काम करके दो। तो आज वो सारे लोग जानते हैं कि तूने, हमें पता था तो कुछ करेगी, तेरा हार्डवर्क हमें वो देखा हुआ है, सलूट करते हैं तेरे को। आज ऐसे वर्ड्स है सर। इनफैक्ट बातें उन्हीं लोगों की होती हैं जिनमें कोई बात कोई होती बात है। होती है। और यस। अगर वो बात हो ही नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब लोग बातें ना करें मेरी, अच्छी या बुरी, मतलब मैं शायद कुछ कर ही नहीं रहा रही, लाइफ कुछ में, कर ही नहीं तो रही, कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए। और लोग हैं, लोग तो बात करेंगे, हमें उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हिमांशु सर, मुझे लगता है अच्छा बुरा वो उनका नजरिया है। यस। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। मेरे को जो चीज लग रही है वो अच्छी है, उनको जो चीज लग रही है वो बुरी है। तो करना कुछ ना कुछ चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, फिर वो लोगों का डिसीजन है। हमें लोगों के हिसाब से तो चलना ही नहीं सर। मेरी जल्दी शादी हुई लोगों की वजह से, मैं डिप्रेशन में गई लोगों की वजह से, मैं 100 रुपए के लिए सर मेरे बच्चों को, मेरे पता है मैं वो सही टाइम पे चीज नहीं दे पा रही थी लोगों की वजह से। क्योंकि हम लोगों के डर से घर में छुप के बैठ जाते हैं, ये नहीं देखता कि हमारा घर कौन चलाएगा, हमारे घर में चीजें कहाँ से आएंगी, हमारे बच्चों के ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, सिर्फ लोगों की वजह से सर। फिर वो लोग कौन से जो आपको सुनते भी नहीं, मदद भी नहीं करते। उससे बेटर है जो आपका दिल करता है वो करो, जो आपको अच्छा लगता है वो Absolutely. करो, और फिर लोग वो देखो क्या 5 या 10 लोग जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं कि वो क्या बोलेंगे, वो जब भी आपका डिफ़िकल्ट समय आएगा वो आपके आसपास भी नहीं होंगे। तो लोगों के बारे में सोचना बंद करिए और अपनी लाइफ में जो आपको अच्छा लगे वो करिए। मैं बताना चाहूँगा, लवीना जी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, बहुत बड़ी मेंटोर हैं, कोच हैं। बहुत सारी उनके जैसी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, और उनकी लाइफ उन्होंने बदली है लाखों लोगों की, और वो हर दिन यही मिशन में रहती हैं। तो बहुत बड़ी सक्सेस है। अब हम आएंगे आपके बिजनेस पे, आपके सक्सेस पे, कि अब आप जब एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, आपको ये सक्सेस मिली है, तो कैसा लगता है? और आपके बच्चे कैसे देखते हैं आपको? क्योंकि मुझे पता है चैलेंजिंग पहले था जब आप बच्चों को छोड़ के मीटिंग में जाती थी, और अब आपके बच्चे आपके साथ आपके बिजनेस करते हैं, तो वो कैसा पूरा इमोशन था, फीलिंग थी, वो बताइए। अगर किसी भी हाउसवाइफ को इंटरप्रेन्योर की जर्नी में स्टार्ट करना है तो पहला तो स्टेप सर मैंने क्या किया कि मेरे को एक ही चीज पता थी कि मैं घर से निकल रही हूँ तो मेरी फैमिली को पता होना चाहिए। तो मेरा सर पहला सबसे अच्छा यही रहा कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के, जब मुझे पता लग गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है, तो मैंने फैमिली को बिठा के पहले बात की कि अगर आप लोगों को सब कुछ चाहिए, मुझे 1 से 2 साल चाहिए, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगी, बस मुझे सपोर्ट ये चाहिए कि अगर मैं खाना बना के रख के जा रही हूँ तो आपको वो गर्म करके माइक्रोवेव में खा लेना है। हस्बैंड को भी बोला अगर मैं लेट हो गई हूँ तो आपको बच्चों को स्कूल में भेज देना है। अगर आप लोग ये कोऑपरेशन देते हो तो मेरा प्रॉमिस है, तो मैं उस प्रॉमिस को पूरा करूंगी। और सर जब हम प्रॉमिस कर देते हैं तो फिर उसके ऊपर जान मार देनी चाहिए। ये नहीं कि फैमिली सपोर्ट कर रही हो और आप लाइफ में बैठ गए, कुछ कर नहीं रहे हो। तो वहां से मैंने डिसाइड किया सर, जो मेरी पहली सक्सेस थी सर, वो मैंने 6 मंथ में ले ली थी सर। 6 मंथ पहले 6 महीनों में, क्योंकि वो मेरा प्रॉमिस था मेरी फैमिली को। तो प्रॉमिस करना है तो उसको, यानी कि जो कमिटमेंट किया ना सर, फिर उसके ऊपर जान भी दे देनी है, ये वाला काम है सर। उसके बाद अगर मैं इंटरप्रेन्योर की बात करूं, बच्चों के साथ बात करूं, तो मैं परमात्मा पे बिलीव करती हूँ। मेरा पूरा दिन परमात्मा के नाम के साथ चलता रहता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, अंदर भी अभी चल ही रहा होता है, क्योंकि सर हाउसवाइफ रही हूँ बहुत साल और डर के रही हूँ। तो डर तो फिर परमात्मा ही दूर करता है, तो उसका नाम लेती रहती थी। वो आदत ही बन गया, वो निकलती नहीं है। ये रास्ता भी उसी ने दिखाया है। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी तो माथा टेक के जाती थी कि ये मेरे बच्चे नहीं है, तेरे हैं, और तूने ही इनको संभालना है। सर आज आपको पता है कि मैं अपने आप को बार बार प्राउड मदर बोलती हूँ कि मैंने, पता नहीं, मैंने नहीं कोई परवरिश की, जो परवरिश की परमात्मा ने और मेरे बिलीव ने की। और वो आज इतना अच्छा रहा कि आज दोनों बच्चों को देख के पूरी दुनिया बोलती है अगर बच्चे होने चाहिए तो आपके जैसे होने चाहिए। अगर मैं घर पे बैठी होती तो शायद सर
बच्चे भी ऐसे ना बनते, ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि मेरे को देख के उनको हार्ड वर्क पता लगा। आज हम लोग कंपटीशन करते हैं आपस में, और सर अगर कोई कंपटीशन आपके बच्चों को कामयाब करता है, पहले आपको करता है फिर बच्चों को भी करता है, तो ये मेरे हिसाब से ऐसा होना ही चाहिए। पहले पेरेंट्स को एफर्ट मारने चाहिए, वो एफर्ट के साथ फिर बच्चों को दिखाना चाहिए। अगर मैं घर में आज टीवी देख रही होती तो मेरे बच्चे भी टीवी देख रहे होते, अगर मैं घर में सो रही हूँ या जंक फूड खा रही हूँ तो मेरे बच्चे भी वही ट्रू, कर रहे वेरी हैं। ट्रू। तो मैंने जो किया मेरे बच्चों ने वो किया, और आज मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ एंटरप्रेन्योर हैं सर, और हम पूरी फैमिली लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ये जर्नी सर, बच्चों के पेरेंट मीटिंग में ना जा पाना, इसका भी मैंने सोल्यूशन निकाला। मैंने टीचर्स के साथ, क्योंकि हमारे काम में रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने टीचर्स के साथ रिलेशंस बनाए। और मैं जब पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जा सकती थी तो मैं उनको पहले ही बताती थी कि इतनी हेल्प चाहिए मुझे आपकी, कि बस आप मुझे इसका जो भी है वो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो भी इसकी इम्प्रूवमेंट्स करनी है या जो भी बेटरमेंट और मैं कर सकती हूँ। बाद में जाके मैं उनको गिफ्ट्स दे आती थी, क्योंकि अच्छा। ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि जिससे भी आप काम लेते हो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ दे दो, तो और भी आपके काम ईजी हो जाते हैं। तो फिर मैं हर फील्ड में, मेरी मदर इन लॉ से मुझे रहता था तो उनको गिफ्ट दे देना। फैमिली में जो चीज़ें मेरे को लगता था चैलेंजिंग है, मैं उनसे अच्छे रिलेशन बना के उनको बाद में रिटर्न में थैंक यू नोट के साथ एक गिफ्ट देती थी, जिससे कि मेरे सारे काम इजी होते चले गए, सारे काम। एक परमात्मा पे बिलीव, एक कहते थैंकफुल सर, जो हमारा एटीट्यूड है हमें हमें हमेशा परमात्मा का तो करना ही करना है, जो आपके लिए कुछ कर रहा है उसके लिए हमेशा आपके वर्ड्स जो है हमेशा ऐसे रहने चाहिए। हाँ, तो सर उससे फिर जरूर कोई चैलेंज नहीं आते। अगर आते भी हैं तो बदलाव आपको लेके आना है, बदलाव आपको लेके आना है। अगली चीज जो आपसे जानना चाहूंगा कि एक मेंटोर होना कितना जरूरी है, और मेंटोर से सीखना कितना जरूरी था आपके लिए? हम्म। अ, स- फिर से मैं बोलूंगी, क्योंकि सर मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से आप लोगों ने हमारी जर्नी देखी है और आप लोगों की गाइडेंस से हम लोग यहाँ पे हैं। मेरे मेंटोर आपको पता है सैम सर हैं। उन्होंने ये तो देख लिया था कि ये लेडी विलिंग है। अब फियर भी है और कॉन्फिडेंस भी लो है। तो जब उन्होंने एज ए बिग ब्रदर बन के मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस दिया और मेरे को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, तो मुझे लगा कि अब से ये जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। सर वो मेरा ना कहते हैं ना कि एक इमोशनल बॉन्ड बन गया सर, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। जैसे मैंने एक बिलीव बोला, एक रिलेशन बोला और एक इमोशनल, जब किसी भी ट्रेनिंग में बैठती थी, किसी भी इवेंट में बैठती थी, तो सर मेरे आंखों से आंसू निकल जाते थे। मुझे लगता था कि वो गलत नहीं होता, इमोशंस का बाहर आना हमेशा अच्छा होता है, अच्छा होता उससे आपका बॉन्ड दिखता है। तो जब आपका एक ट्रू बॉन्ड बनता है, चाहे वो किसी भी सिस्टम से हो, चाहे आपके मेंटोर से हो, चाहे आपकी फैमिली से हो, किसी भी से भी हो, तो वो सर आपको सक्सेस करता है। तो मेरा बॉन्ड बना मेरे मेंटोर से, मेरा बॉन्ड बना सर सिस्टम से, आपसे, बच्चों से तो था ही, फैमिली से तो था ही। उसी की वजह से सब कुछ कर पाई। और इतना बड़ा रोल है कि सर देखो, मेरे को फोन चलाना नहीं आता था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, और आज आपको पता है कि मैं कितने बड़े बड़े इवेंट्स करती हूँ। धीरे 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 उन्होंने मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मुझे कब चलना सिखा दिया, कब मेरे को एक एक छोटी छोटी चीज पे भी गाइड करते। आज भी सर मैं अभी भी आपसे कहती कि मुझे सीखना है। सर मैं लर्नर हूँ और आप सब मेरे जो गुरु हो, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं सीखूं उतना कम है। मुझे ऑलवेज आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे को इससे भी बहुत आगे जाना है। तो मेंटोर का बहुत बड़ा रोल है। आपने कल भी मैंने एक सर कोड डाला हुआ था, अपने स्टेटस पे डाला हुआ था कि हाथ पकड़ो मत पकड़ा दो। तो मैंने अपना हाथ पकड़ाया हुआ अपने मेंटोर को, जिसकी वजह से मैं सेफ हूँ, मुझे गिरने का डर ही नहीं है। मेंटोर का बहुत बड़ा रोल है सर। तो लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि आपको अपने बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो आपको लगता है चेंज कराना चाहिए, हम्म, और आपको मेरे बारे में कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं मैं भी कोई चेंज करूं, तो वो भी जानना चाहेंगे बिफोर वी फिनिश दिस। सबसे पहले तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ड्रीमर हूँ, ड्रीम्स होने चाहिए। वेरी मेरे में एक क्वालिटी है, और फिर वही मैंने बोला कमिटमेंट को लेके, मैं ना जिद्दी हूँ। अगर मैंने सोच लिया ना सर, अगर आप मुझे आज चैलेंज करो और फिर मेरे को वो चैलेंज पूरा करना पड़े, तो फिर सर मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, फिर मैं फैमिली भी सब कुछ। फिर वो चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ा है। वो चैलेंज अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरी प्रायोरिटी में आता है,
फिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये मेरे में बचपन से क्वालिटी है। मेरे को मेरे पापा भी अगर काम करवाना है, कुछ करना है, वो मुझे कुछ बोलते हैं, मुझे अगर किक कर गया सर, फिर मैं वो कर देती हूँ। मेरे में ये क्वालिटी है और ये होनी चाहिए कि अगर आपकी प्रायोरिटी में कोई चीज़ आ गई सेट, फिर उसको करना ही करना है सर, फिर पीछे नहीं हटना। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अगर कुछ चेंज भी करना है, मेरे को और ना थोड़ा-सा पेशेंस लेके आना है, ठहराव लेके आना है और भी। पहले से बहुत आ गया, अब और भी लेके आना है ठहराव, क्योंकि सर जितनी बड़ी टीम बनती जा रही है, मैं सबको अपनी फैमिली बोलती हूँ, बच्चे बोलती हूँ, तो अगर जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मुझे और कामली और पेशेंसली उनको आगे लेके जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर एक टाइम पे 10 लोग भी याद कर रहे हैं, तो मेरा 10वां कॉल भी वो स्मूथ जाए, वो अग्रेशन ना आ जाए क्योंकि मैं थक गई या मैं इरिटेट होगी, नहीं। क्योंकि अगर हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हैं, इतने लोग हमें प्यार करते हैं, तो हमारा जो रिवर्ड है वो सबके साथ सेम जाना चाहिए। मुझे पेशेंस लेके आने हैं, ये मेरे को और थोड़ा बेटर करना ठहराव है। चाहिए। ठहराव चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ग्रो कर रही हूँ, ठहराव आ रहा है, और ग्रो करूंगी तो और आ जाएगा, मुझे पक्का है, और क्योंकि इस पे काम कर रही हूँ मैं। आ जाएगा, वो तो आपको आ गया, हम्म पहले से काफी आ चुका है, हम्म और भी आ जाएगा आपको। हम्म और कुछ चीजें जो आपने सीखी मुझसे और आपके लाइफ में उससे कुछ फर्क पड़ा? ट्रू लीडरशिप सर। मैं हमेशा जब भी आपको टैग करती हूँ तो मैं हमेशा लिखती हूँ कि आप या हम इस सिस्टम से जो हमें वाइब आती है ना सर, वो एक आती है जैसे कि एक ट्रू, मतलब एक सच्ची, एक साफ, मतलब ऐसा लगता है कि जो बोला जा रहा है एक एक चीज फैक्ट है सर। ये सर जो नया पर्सन है शायद वो भी फील करता होगा सर। इंसान आगे ही तब बढ़ता है जब उसको वो फीलिंग आती है, और ये फीलिंग यहाँ पे आती है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी भी मैं इतना कुछ सीख रही हूँ, और अभी ऐसा लग रहा है कि जो भी आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, कितनी मतलब उसमें एक एक चीज में सच्चाई दिख रही है मेरे को, कि मतलब इसमें कितने लोगों की मदद कर रहे हैं आप, मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस वही मैसेज दे रहे हैं जिससे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो सर ये मेरे को ऐसा लगता है कि आप, मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन किए सर, वो इतने ज्यादा, ये नहीं कि आप इतने साल, सर मुझे लगता है कि आपको 25 साल से ज्यादा हो गया है, और 25 साल किसी को देना, और मेरे को सिर्फ 12 साल ही हुए अगर मैं आपके आगे देखूं तो। 12 साल और 25 साल में फिर भी आप में वो ठहराव, और आपने जो डिलीवर करते हो, आप हमें जो समझाते हो सर, वो उसमें एक एक चीज सच्ची लगती है। तभी तो मन करता है और सीखें और सीखें और सीखें। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये था लवीना जी के साथ हमारा सेशन। अब लास्ट में हम उनसे जानेंगे कि हमारे ऑडियंस के लिए मैसेज, जो आपके जैसी हाउसवाइफ्स हैं जिनके बड़े बड़े ख्वाब थे, जो कुछ करना चाहती हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? कैसे वो अपने माइंड सेट से, शायद वो भी आपके जैसे डिप्रेस हों, शायद वो भी हताश हो गए हों, तो क्या आप उनको एडवाइस देंगे कैसे वो अपनी लाइफ में बदलाव ला सकें, और क्या उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज़ है कि जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट करती है। तो अगर मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलती हूँ हमेशा कि अगर आज मैं हाउसवाइफ रहती तो शायद मेरे बच्चे वो रिस्पेक्ट ना दे पाते, बिकॉज़ आज हर टाइम के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे आज फ़ोन ही नहीं चलाना आता, मुझे आज एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप यूट्यूब देख रहे हो या इंस्टाग्राम देख रहे हो, मुझे इसकी एबीसी नहीं पता, तो मैं बहुत पीछे रह जाती। तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनल डेवलपमेंट है, तो हम सबको करना चाहिए। अपने बच्चों के साथ हम प्राउडली खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ खड़े हो सकते हैं, और सबसे अच्छी कि हम लोग अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। और मेरे जैसी हाउसवाइफ अगर घर में बैठ के ये पॉडकास्ट सुनेगी, और एक एक पल भी आपके अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए कि आप नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ़ एक कम्युनिटी की ज़रूरत है। आप किसी भी ऐसी कम्युनिटी को जॉइन करिए, जहाँ से आप आज अपना डिसीज़न लेके आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी ऐसी है कि जो कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि बाकी सब लोग ये बोलेंगे कि ज़िंदगी ख़त्म होगी, अब क्या करना है? पर हम लोग ऐसा बोलते हैं, हमारी कम्युनिटी ऐसा बोलती है, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, जब आपने सोच लिया वहाँ से शुरू होती है। 35 की एज में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बनना शुरू किया। अगर आज मैं अपनी एज बताऊँ तो मेरी एज 48 है, और लगता नहीं मेरे को, मुझे लगता है कि आज मैं 35 की एज में हूँ। तो ऐसा अगर आप लोग फ़ील करेंगे और डिसाइड कर लेंगे, छोटे-छोटे चैलेंज, लोगों की रोक-टोक, लोगों के डिसीज़न, आप अपने डिसीज़न नहीं होंगे, लोगों के डिसीज़न आपको मानने के लिए भी कई बारी ऐसा होता है कि बोला जाता है, पर कुछ ज़िद्दी बनिए, ज़िद्दी बन के स्टेप्स उठाइए छोटे-छोटे, और कब वो बड़े बन जाएँगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जो लोग आज आपको बोलते हैं कि मत करिए, क्या करना है, थोड़ा कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, कुछ नहीं बनेगा, या ये सब बड़ी-बड़ी बातें, ऐसा कुछ नहीं है।
बड़ी-बड़ी बातें बड़े-बड़े काम करने से हो जाती हैं, पर पहले वो छोटे-छोटे स्टेप से शुरू होती हैं और छोटे-छोटे स्टेप कब बड़े बन जाते हैं, ये सिर्फ़ मेरी जर्नी 12 साल हुए हैं। 12 साल में मैं आज बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन को लीड करती हूँ और आज बड़ी सारी हाउसवाइफ़ को मोटिवेट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस आपको मेंटोर अच्छे चाहिए। आप अपने मेंटोर को चूज़ करिए और डिसाइड करिए कि आपको करना ही करना है, जितने मर्ज़ी चैलेंज आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू लवीना जी। और ये था हमारा पॉडकास्ट। तो मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को फॉलो करें और कमेंट में लिख के बताएं कि इससे आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली, और लवीना जी के एक्सपीरियंस से, उनके फेलियर्स और सक्सेस से आपने क्या सीखा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ मैं फिर से आऊँगा अगले बार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।